हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? अतिवादी यूरोप में एक समूह था, एक समाज का एक समूह था, वो किसके विरोध करते थे? यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के, महिलाओं को मताधिकार देने के, बहुमत संख्या की सरकार के। तो यूरोप के जो अतिवादी लोग थे, इन लोग निजी संपत्ति के विरोध करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889 या फिर 1947? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। तो इसलिए इस क्रांति का नाम फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917 में, सितंबर 1917 में, फरवरी 1917 में या फिर नवंबर 1917 में? तो देखिए, रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने जो कब्जा किया था वो है अक्टूबर 1917 में। कब? 1917 में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था, फ्रांस का झंडा था, फ्रांस के राजा महल का नाम था, फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री था? तो लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था। क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कराना चाहते थे, या ए एवं बी दोनों कथन सत्य है, या डी इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की जो अवधारणा थी, वे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, ये भी सही है। वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कराना चाहते थे, यह भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए को ही टिक कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, जार किस देश का शासक था? जार किस देश का शासक था? अमेरिका का था, रूस का, इंग्लैंड का या फिर जापान का था? तो जार रूस का शासक था। जार साहब कौन थे? ये रूस के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन, बेरोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, आवास और जल निवासी, आवास और जल निकासी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा बड़ा मुद्दा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी के समय जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनो का, नेपोलियन का, लुई 16वां का? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उस वक्त फ्रांस का जो शासक था वो था लुई 16वां था। ये बड़ी भ्रष्टाचार शासक थे। ये देश को डुबा दिया था लगभग। ये अपना कर्ज था देश, और फिर कर्ज ले लिया अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ? रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ? फरवरी 1960 में, फरवरी 1917 में, फरवरी 1907 में या फरवरी 1910 में? तो रूस में जो राजस्थानी शासन का अंत हुआ था वो है फरवरी 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1917। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट से क्या अभिप्राय था? स्टेट से क्या अभिप्राय था? अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर या फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो स्टेट से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रांस जो उस वक्त था यूरोप, वो 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो फ्रांस की सामाजिक वर्ग का विभाजन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? 11 अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? जार निकिता प्रथम, जार निकिता द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जार निकोलस द्वितीय साहब थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय साहब थे उस वक्त वहाँ के शासक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन सा लोग शामिल थे? पादरी लोग, कुलीन वर्ग, व्यापारी या फिर किसान? तो देखिए द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल थे, क्योंकि प्रथम स्टेट में जो लोग थे, प्रथम स्टेट में वे पादरी लोग थे और उच्च वर्ग के लोग थे, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? क्रांतियाँ लाई जाए, संपत्ति का बंटवारा समान हो, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ना दिया जाए, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान या फिर कुलीन वर्ग? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, कुलीन वर्ग तृतीय स्टेट में शामिल नहीं थे, ये तो दूसरा स्टेट में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन महोदय, मार्क्स साहब, मैक्सिम गोर्की या जॉर्ज बुश? तो देखिए रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो थे लेनिन साहब थे। कौन थे? लेनिन साहब थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो पादरी जो थे वो प्रथम स्टेट में शामिल था। प्रथम स्टेट में जो आते थे वो पादरी वर्ग थे और उच्च वर्ग के लोग थे। पादरी वर्ग और उच्च वर्ग, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, वायु मार्गों का विस्तार, औद्योगिक क्रांति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु मार्गों का विस्तार। वायु मार्गों का विस्तार इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी समाज में
कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45%, 60%, 75% या फिर 90%? तो फ्रांसीसी समाज में किसानों की संख्या 90% थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर? तो कौन सी तारीख तय की गई थी? 24 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादरी। ऑप्शन नंबर ए, पादरी जो था वो कर देने में इसको छूट था, ये कर नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? ट्रास्की को, लेनिन को, मार्क्स को या एंजेल को? तो 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता जो बनाया गया था वो थे ट्रास्की साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रास्की साहब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? टाइल कर, लिबरे या एस्टेट? तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? ऑप्शन नंबर बी, टाइल कर जो था वो प्रत्यक्ष कर था, इसको डायरेक्ट लिया जाता था लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? युद्ध समाप्त किया जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ज़मीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, यही जो था शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? टाइल कर, लिबरे या फिर एस्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइल जो कर थे ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, या एक प्रकार से धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 25, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1989, 1991, 1980 या फिर 2004 में? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? धन के समान वितरण को, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, निजी संपत्ति को, या इनमें से कोई नहीं? तो समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? निजी संपत्ति को, यानी निजी संपत्ति के इन लोग विरोध थे, तो निजी संपत्ति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक या फिर वॉल्टेयर साहब? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक महोदय साहब जो थे इसके रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 28, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917 में,
सितंबर 1917 में, फरवरी 1917 में या नवंबर 1917 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर लॉक? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक है मॉन्टेस्क्यू साहब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30वां प्रश्न है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? जार निकिता प्रथम, जार निकोलस प्रथम, जार निकिता द्वितीय या जार निकोलस द्वितीय? तो 1917 से पहले रूस का जो शासक थे वो थे जार निकोलस द्वितीय महोदय थे। जार निकोलस द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन कब किया गया? 1789 को, 1791, 1792, 1884? तो कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789। इसका आंसर हो जाएगा 1789। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पेट्रोग्राद, पोलैंड, पेरिस, लंदन? तो क्या पड़ा था? पेट्रोग्राद पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोग्राद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांति समिति का नेता किसे बनाया गया था? रूस में 1917 में सैनिक क्रांति समिति का नेता किसे बनाया गया था? ट्रॉट्स्की को, लेनिन को, मार्क्स को, एंजेलस को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉट्स्की को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? 1789 को, 1799 को या फिर 1792 को या 1804 को बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1791 को फ्रांस के सम्राटों पर अंकुश लगाने का संविधान बनके तैयार हो गया था 1791 को। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन समाजवादी था? रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं? तो रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। कहाँ के समाजवादी थे? अंग्रेज के समाजवादी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अंग्रेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। बागवानी, खेतीबाड़ी, मछली पालन, औद्योगिक मजदूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती बाड़ी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस गणराज्य कब बना? 1789 को, 1793 को, 1791 को, 1792 को? तो फ्रांस जो गणराज्य बना था वो 1792 को ही यह फ्रांस गणराज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? केवल ग्रीन्स ने, केवल वाइट्स ने, ग्रीन्स और वाइट्स दोनों ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन्स और वाइट्स दोनों ने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था?
फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवादी कौन कौन सा था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉन्क। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई ब्लॉन्क, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1792 को, 1793 को, 1804 को या फिर 1815 को? तो देखिए 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन का काल कहा जाता है फ्रांस में। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा? 1860 के दशक में, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, 1890 के दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 के दशक में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? जनवरी 1920 में, फरवरी 1920 में, दिसंबर 1920 में, नवंबर 1920 में? तो कब रूसी साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1920, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी वाटरलू की लड़ाई में। तो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1804 में, 1809 में, 1815 में या फिर 1821 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी, 1815 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? समाजवादी थे, पूंजीवादी थे, सामंतवादी थे या वाणिज्यवादी थे? तो ये कौन थे? ये सामंतवादी थे, इसका आंसर हो जाएगा सामंतवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब किया गया था? सन 1878 में, सन 1888 में, सन 1898 में, सन 1808 में? तो कब इसका गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सन 1878 में इसका गठन किया गया था। तो ये हम लोग का आंसर कंप्लीट होता है।